इस हफ्ते की जो सबसे नाटकीय खबरें रहीं वो दो रही। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 वक्फ बोर्ड बिल। मंडे को 5 अगस्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक नाटकीय तौर पर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। गर्मा गर्मी पहले से चल रही थी, उपद्रव हो रहे थे, कई डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, स्टूडेंट्स बहुत एजिटेटेड थे, बहुत दिनों से चल रहा था। पर लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये तो होता रहता है, क्योंकि बांग्लादेश में यूं भी काफ़ी दफ़े प्रदर्शन होते रहे हैं। लेकिन अचानक नाटकीय तौर पर, जिसका किसी को एकदम अंदाज़ा भी नहीं था, पता चला कि मंडे को 5 अगस्त को शाम के से वक्त शेख हसीना को एकदम भागना पड़ा। आर्मी ने उन्हें सिर्फ 45 मिनट, पौन घंटे का समय दिया कि आप जो कुछ उठा सकती हैं पौन घंटे में वो लेकर, पौन घंटे में आपको हेलीकॉप्टर में बैठना है और यहाँ से रवाना हो जाना है, वरना हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। वो नाप रहे थे, तौल रहे थे कि स्टूडेंट्स कितना दूर हैं। अचानक बिल्कुल वही दृश्य जो श्रीलंका में हुआ कोई 2 साल पहले, एकदम इतने बड़े उबाल पर बांग्लादेश आ जाएगा, किसी को इसका जरा भी अंदाज नहीं था, भनक भी नहीं थी। पर यह हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उड़ी, फिर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से वो हिंडन, जो हमारा एयरबेस है नोएडा के पास, वहाँ उतरी, गाजियाबाद के पास। वहाँ उन्हें ठहरना पड़ा। बाद में एक एक छिपी हुई जगह पर, शायद दिल्ली में, उन्हें टेम्पररी शरण दी गई और अब वो ब्रिटेन से या किसी और यूरोपियन मुल्क से, देश से रिफ्यूज की कोशिश कर रही हैं। ये समझा जाता है कि अगर वो रुकती तो शायद बहुत बड़ा कांड हो जाता, खून खच्चर भी हो सकता था। शेख हसीना को अपनी बहन के साथ भागना पड़ा। दूसरी नाटकीय घटना, वक्फ बोर्ड का बिल, जो बीजेपी सरकार जल्दबाजी में ला रही थी और जल्दी पास करके उसके ऊपर एक कंट्रोल कर देना चाहती थी, वक्फ बोर्ड्स वगैरह पर, और अपनी शर्तें रख देना चाहती थी, उनमें कुछ हिंदू नुमाइंदे डाल देना चाहती थी। पर उसे वापस लेना पड़ा, एक तरह से मुंह की खानी पड़ी। दोनों का संबंध है एक तरह से देखा जाए तो आपस में। वो कैसे? शेख हसीना 3 टर्म में एक साथ प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, 15 साल से ऊपर। पिछला जो इलेक्शन हुआ जनवरी में, उसमें अजीब चीज हुई कि अपोजिशन था ही नहीं। अपोजिशन ने इलेक्शन का बहिष्कार किया, भाग ही नहीं लिया, और शेख हसीना ने अपने आप को विजयी घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री बन गई। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बहुत बड़ा स्थान था उनका। हालांकि उन्हें भी सपरिवार 1975 में, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1975 आते आते हालात इतने बदल गए थे कि शेख मुजीबुर रहमान को उनके पूरे परिवार के साथ उनका कत्ल कर दिया गया था, और नई सत्ता जो कि कू के बाद आई थी, विद्रोह के बाद आई थी, वो काबिज हो गई। शेख हसीना जो उनकी बेटी थी छोटी, वो बच गई। एक और उनकी बहन भी बच गई, क्योंकि वो विदेश में थी, जर्मनी में थी। बाद में कई सत्ताएं पलटी, कई लोग अपदस्थ किए गए, आर्मी का रूल रहा, और फिर अल्टीमेटली शेख हसीना वापस आई, और उनकी जो पार्टी थी, जो अवामी लीग,
जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने ही स्थापित किया था, उसका राज्य आया और बहुत लंबा चला और बहुत अच्छा चला। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई, मजबूत हुई, कई चीज़ों में वो भारत से कहीं आगे रहा, कई मापदंडों पर। लेकिन ताकत का नशा कुछ अजीब ही नशा होता है। एक ऐसी महिला जिससे बहुत सौहार्द की उम्मीद की गई थी, धीरे धीरे वो कठोर होती गई और एक प्रॉपर तानाशाह में बदल गई। लोग चकित रह गए। एग्जाम्पल के लिए एक नोबेल लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनुस, बहुत सम्मान है उनका दुनिया में। शेख हसीना के साथ भी सहयोग था उनका और उन्होंने एक नई किस्म की स्कीम उन्होंने ज़ाया की थी, चालू की थी, जिसका नाम था ग्रामीण बैंक। छोटे छोटे जो कर्जदार होते, बहुत छोटे लेवल के, उनको उधार देने के लिए बड़ी बैंकों से लेकर छोटी बैंकों को देना, ताकि वो अपना छोटा व्यापार शुरू कर सके, जो बहुत पॉपुलर हुआ। और वो पूरी तरह सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, वो भी करती थी, पर वो धीरे धीरे ऐसी तानाशाह होती गई कि मोहम्मद यूनुस को भी देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। उनके ऊपर, क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज करने लगे, तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप करप्शन के लगाए जाने लगे और वो शायद जेल जाते। उससे पहले वो चले गए, वापस चले गए विदेश, फ्रांस में रहने लगे। बांग्लादेश आज बहुत अव्यवस्थित है। 2 दिन आर्मी ने संभाला। ये पूरा मूवमेंट वहाँ पर विद्यार्थियों का था, रोष था, बहुत नाराजगी थी। और जब शेख हसीना चली गई तो उनका घर में लूटपाट हुई, पार्लियामेंट में लूटपाट हुई, पर बड़ी जल्दी, मैं कहूँगा बड़ी जल्दी सब चीज़ कंट्रोल में आ गई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट मूवमेंट था, उनकी एक उन्होंने काउंसिल बनाई थी 3 लोगों की, और उन्होंने काउंसिल ने उनकी ये शर्त रखी कि जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनेगी, जिसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि आर्मी की संरक्षता में बननी है, उसका अध्यक्ष उन्होंने कहा अगर मोहम्मद यूनुस साहब को बनाया जाएगा तो हम अपना विद्रोह छोड़ देंगे। मोहम्मद यूनुस साहब से अपील की गई पेरिस में और वो लौटे बांग्लादेश। और कल यानी थर्सडे, आज 9 तारीख है, कल 8 तारीख थी, 8 तारीख थर्सडे शाम को उन्होंने शपथ ली एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और उनका पद आगे जो होगा वो चीफ एडवाइज़र का होगा, इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। क्या सबक लेना चाहिए इससे? क्या चीज़ है जो बिल्कुल जाहिर होती है? वो चीज़ ये है कि जब आपको एक जनमत मिलता है, उसको सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, तानाशाह मत बनिए, जुल्म मत कीजिए। बिल्कुल वही झांकी यहाँ हो रही है, दिन ब दिन हो रही है। CBI, ED, इनकम टैक्स खुलेआम, जब चाहो किसी को उठा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। चार्ज लगाना बहुत आसान है, पड़े रहिए, सड़ते रहिए, बेल नहीं दी जाएगी। ये हमारा मुल्क बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा था। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तानाशाह, हमारे जो शासक हैं, जो बिल्कुल निर्बंध थे अब तक, उन्हें कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आएगी और वो अपने को संभालेंगे। क्यों ये कहना भी ज़रूरी है, ये एक जो दूसरी बहुत बड़ी खबर थी वक्फ बोर्ड की, वो एक ऐसी शरारत थी जिसके करने की कोशिश की गई पर वो नाकाम हो गई। हमारी जो सरकार है वो जानती है कि उनके लिए इलेक्शन जीतने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। वो एक ही रास्ता जानते हैं, एक ही गुर जानते हैं, वो है बंटवारा, लोगों को तोड़ो, रिलीजन के आधार पर हिंदू मुस्लिम करो। तो वक्फ बोर्ड जो कि एक सीधी सादी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो उन लोगों के लिए बनता है, जो मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग जो अपने घरों को या अपनी प्रॉपर्टी को दान दे देते हैं मुसलमानों की भलाई के लिए, उनके लिए
इमदाद करने के लिए, वेलफेयर के लिए, उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसके अंदर जो संरक्षक होते हैं, चलाने वाले, वो सब मुस्लिम्स होते हैं। गवर्नमेंट में उसमें दखल देने की कोशिश की। एक बिल लेकर आ रहे थे, बिल रखा गया कि वक्फ बोर्ड में तब्दीलियां की जाएंगी, उसमें हिंदू मेंबर्स भी होंगे। इस पर बहुत तहलका मच गया, ले दे हो गई। इट वॉज येट अनदर वोल्केनो जो कि फट सकता था, एक तरह का ज्वालामुखी। पर वो हमारी जो आका हैं आज के, उनको विश्वास ही नहीं है कि उनके काम के दम पर वो वापस आ सकते हैं। जो आज हालत है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस आर सो बैड, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी बेरोजगार, बहुत बड़ी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा, इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन, और बहुत लोगों में आपस में तनाव। वो इससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम इस तरह से जब करेंगे तो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उन्हें ऑटोमेटिकली वोट कर देगी, जैसा पहले करती थी। तो उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश की, पर अपोजिशन की ज़बरदस्त विरोध से उनको वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, वापस लेना पड़ा, उसको कमेटीज़ की स्टडी के लिए भेजना पड़ा, जैसे कहते हैं ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि उन्हें यह अंदाज़ हो गया कि इस सरकार को, मोदी जी को यह एहसास हो गया कि जो बैसाखियाँ उन्हें चला रही हैं, जिनके दम पर वो चल पा रहे हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू, या जो आंध्रा की है, नायडू साहब की, उन लोगों ने अंदर ही अंदर अपनी स्थिति साफ कर दी। इस पर, ये बिल पर वो विरोध करेंगे। विरोध करने का मतलब होता कि अगर बिल गिर जाता तो सरकार गिर जाती। तो उन्होंने इसको एन वक्त पर, लास्ट मोमेंट पर अक्लमंदी की, उसे वापस ले लिया। ये बात कहना, इस बिल का जिक्र करना, और ये जो टेंडेंसी है टोटलिटेरियनिज्म की, इसकी तरफ ध्यान खींचना इसलिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ। कहीं ये गलतफहमी हो गई कि मेरी गारंटी सब गारंटी, मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। आज एक मजबूत विपक्ष है, और अच्छी बात है कि विपक्ष इतना मजबूत है, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती, सरकार मनमानी करती, और ज्वालामुखी जो अंदर ही अंदर धधक रहा था वो फटता, जरूर फटता। मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि जो हमारे रूलर्स हैं, आका हैं हमारे, वो अपनी हकीकत को समझें और अपने जो उल्टे सीधे तेवर हैं, चालाकियां हैं, उन्हें कम करें, पब्लिक की सोचें। और ये जो भड़काने वाली चीज़ें, एक एमपी साहब अनुराग ठाकुर, वो इतनी बेहूदी बात करते हैं। उन्होंने चार्ज लगाया नेता विपक्ष पर, एलओपी पर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर, जो कि राहुल गांधी हैं, कि जिसकी जात का पता नहीं वो जाति गणना की बात करता है। ये बहुत भड़काऊ बातें हैं। उनको ये अंदाज नहीं है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो आग कितनी ज़ोर से फैलती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है, मिडिल क्लास के, जो चुप रहना पसंद करते हैं। उनकी चुप्पी एक तरह का क्रिमिनल एक्ट होती जा रही है। ना बोलना, ऐसा जो व्यवहार है, तानाशाही व्यवहार है, उसको बढ़ावा देना है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू लर्न टू स्पीक। बोलना सीखना पड़ेगा हमें। यही संदेश है आज के फोकस का। थैंक यू।